ठीक है, लाइव है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्लास लेट ये हमें मंजूर नहीं है। हाँ, मतलब एकदम लेट नहीं होना चाहिए क्लास, ये मेरे वसूल के खिलाफ हो जाता है। ठीक है, सुनो। एक तो बिहार स्पेशल में एक मेजर खंड पढ़ना है, हिस्ट्री का खंड। कल एक सामान्य परिचय था, उसमें बहुत कुछ नहीं था। मेजर होता है एक हिस्ट्री का खंड, और हिस्ट्री में 4 चीजों को पढ़ना है बिहार में, एक नहीं 4 पढ़ना है। क्या? तो बिहार का एंशियंट, बड़ा स्वर्णिम एंशियंट रहा है बिहार का, स्वर्णिम इतिहास है बिहार का, और मजा आ जाता है जब बिहार के एंशियंट को पढ़ते हैं तब। दूसरा मध्यकालीन, और ये थोड़ा सा एंशियंट से कमजोर पड़ जाता है, हालांकि शेरशाह लोग आकर के यहाँ भी इज्जत बचा लेते हैं। दूसरा क्या, तीसरा क्या है? आधुनिक बिहार। और आधुनिक बिहार के बाद बड़ी गहराई तक पढ़ना होता है बिहार के कला और संस्कृति को। इसको अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि इन 4 चीजों को पढ़ लिए तो बिहार के खंड से आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे बिहार के भूगोल को लेकर के, बिहार का भूगोल को लेकर के। अब बिहार के भूगोल में पढ़ना क्या है? तो बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार के अपवाह तंत्र, बिहार में नदियां, बिहार का जलवायु, बिहार का जलवायु के बाद जो है आप आ जाएंगे तो यहाँ खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, और पढ़ना होता है यहाँ जनगणना वगैरह को लेकर के स्पेशल नजर बना के रखनी होती है। इसके बाद थोड़ी सी पढ़ने पड़ेंगे आपको राज व्यवस्था में, बिहार के राज व्यवस्था में, राज व्यवस्था में जैसे अब कुछ लोग सोच रहा होगा पॉलिटी तो नॉर्मल भी पढ़ते हैं, लेकिन आप जो पॉलिटी पढ़ते हैं उसको बिहार स्पेसिफिक होकर के नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि बिहार का पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बना था, तो आप तो मुख्यमंत्री पढ़े हो पॉलिटी में, लेकिन बिहार स्पेसिफिक जैसे होगा वो पूछ लेगा कि बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बना था। समझ रहे हैं ना पॉलिटी में क्या पढ़ना है? पॉलिटी अब जो अपने बेस क्लास में पढ़े हैं उसमें, और बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे उसमें, दोनों में 2 तरीका के बातें पढ़ाई होंगी। बस यहाँ पर आपको एक स्टेट को सेंटर्ड करके पढ़ना है और वहां पर भारत का संविधान पढ़ लेना है। ठीक है, हालांकि संविधान में जिस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री वहां पढ़े होंगे उसी अनुच्छेद में हम भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद बदल जाएगा, लेकिन इस मुख्यमंत्री के अंदर में बातें करेंगे। ठीक है, कौन थे पहला? और बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, उस व्यक्ति का नाम कैसे भूल जाओगे तुम लोग? महामाया प्रसाद सिन्हा। और हर एक युवा के चहेते थे महामाया प्रसाद सिन्हा। इसी गांधी मैदान के पास छात्र आंदोलन में अपना कुर्ता फाड़ दिए और कहे कि छात्र मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और उन्हीं छात्रों ने महामाया सिन्हा को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। हम तो इस आंदोलन में भी बोले थे कि महामाया सिन्हा से सीखिए कि छात्रों के लिए अपना कुर्ता फाड़ करके, और ऑथराइज नेशनल टीवी पर उन्होंने बोला था कि छात्र मेरे जिगर के टुकड़े हुए। उनसे पढ़ना है आपको। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री, हाँ, हस्बैंड वाइफ मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो तुम लोग ठीक होगा भाई। तो राज्य व्यवस्था को पढ़ लेना। हाँ हाँ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, रहे है कि नहीं है? लालू यादव की जो भी बातें हैं सुनो, जो भी बातें हैं, अच्छा अच्छी बात है भाई, पूरे बिहार के हैं, पूरे देश के धरोहर हैं। हर एक व्यक्ति में कुछ गुण होता है तो अवगुण आना ही आना है। तो कुछ लोग जो है उनके सकारात्मक पक्षों को जान करके उनका फॉलोअर बन गए, तो कुछ नकारात्मक पहलुओं को जान के उनका आलोचक बने हैं। अरे वो ऐसा कुर्सी है कि वहां से बेदाग कोई नहीं लौटता है, वो काजल की कोठरी है। पूरा देश का इतिहास हमसे पूछ लो, हम सबका बता देंगे गड़बड़ है। काजल के कोठरी से निकल के और कहिएगा कालिख नहीं लगा तो संभव है? नहीं है। तो सब में है, लेकिन कोई बदनाम हो जाता है और कोई बदनाम
नहीं होता है, उसी तरह वो बेचारे बदनाम हो गए, दूसरी बात नहीं है। छोड़िए आगे, अब थोड़ा सा जानना है आपके बिहार के अर्थव्यवस्था को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अर्थव्यवस्था में जिस इकोनॉमिक्स के डर से हम लोग भागते रहे हैं फिर ले आकर के उसी में फंसाइएगा क्या? तो एकदम नहीं। अब आपको ना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और ना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आपको यहाँ ना तो राष्ट्रीय आय से मतलब है, ना कोई जीएनपी या फिर कहीं कोई बातें होगी। बिहार के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में किन पहलुओं पर ज्यादा पक्ष रखना है, जैसे कृषि को पढ़ लेना है, पशुपालन बिहार में पढ़ लेना है, इसी के साथ साथ बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और नया वाला बजट पढ़ लीजिएगा जो अभी आ रहा है, पुराना वाला नहीं पढ़ रहा है, नया इकोनॉमिक सर्वे और नया बजट पढ़िएगा जो इस साल आएगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा। अब इस बार तो आया नहीं है कि हम पढ़ा दें, लेकिन हो सकता है कि कहीं क्लास पीरियड में आ जाएगा तो पढ़ा देंगे। हाँ, तो जातीय जनगणना तो पढ़ाई होगा ना, यहाँ जनगणना बात की है ना जी, तो जनगणना में आपको पढ़ा देंगे। हाँ, वन रिपोर्ट तो पढ़ा देंगे यहाँ पर, या वन इन्वायरमेंट में ले चल के पढ़ा देंगे, ठीक है। अब बस इतने ही खंड है हम लोगों के पास। अब इन खंडों में से आज एक विशेष खंड को शुरू करना है, ठीक है। चलिए लिखे, आज एक विशेष खंड को शुरू कर लेते हैं। और मेरा मानना है क्या शुरू कर दे, बिहार का इतिहास है। वाह, इतिहास में बड़ा आप लोगों को रुचि रहता है क्या? आज से यूट्यूब पर भी अभी इतिहास चलेगा 3 दिन एकदम, उसको पोस्टमार्टम पढ़ाएंगे यूट्यूब वाला पर भी। हाँ, कल थोड़ा मतलब इंसान है ना, कभी कभी मेरा भी हो जाता है कुछ काम, तबीयत खराब नहीं होता है, कुछ ईश्वर ने हमको ऐसे बनाया है कि मेरा तबीयत बहुत कम खराब होता है, नहीं ये होता है मान लो, लेकिन कभी कोई विशेष काम हो जाता है, कभी मन नहीं होता है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। तो कल विशेष काम हो गया था, ठीक है। चलिए, अब आप ही लोगों में किसी का ब्याह शादी होगा, अब बुला देगा, हम भोज खाने के कमजोर आदमी हैं जी, भोज खाने कहीं चल जाएंगे, हाँ बुला दीजिए, तो क्लास छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? छोड़िए देते हैं। और जब भी क्लास छूटता है तो भोजे के चक्कर में छूटता है, बाकी कोई कहानी नहीं है। चलो, 2 क्लास में हम लोग बिहार का भूगोल खत्म कर लेते हैं। एक्चुअली इतिहास थोड़ा बड़ा है और उसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 क्लास में पहले खत्म कर लेते हैं बिहार के पूरे ज्योग्राफी को। 2 क्लास से ज्यादा नहीं चलेगा बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है। पहले हिस्ट्री करा दें। तो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इतिहास करा दिया जाए। उसके बाद एंशिएंट मेडाइवल में आते हैं, ठीक रहेगा? ठीक रहेगा ना? हाँ, नहीं अब थोड़ा सा जब रुचि की बात है तो ज्यादा रुचि उसी में आएगा, समझ रहे हैं? नहीं तो ये भी रुचिकर है, ये भी खराब नहीं है। 2 ही दिन तो आपसे लिया जा रहा है। हाँ तो चलो ठीक है, मेरा बात मानो, 2 दिन आप ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए और 2 दिन में मैं इसको समाप्त कर देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक फिगर बन जाए कि कहाँ किन चीजों को एडजस्ट करना है। और फिर धमाकेदार बिहार का हिस्ट्री पढ़ाएंगे और गारंटी कर देंगे कि कॉपी से बाहर कुछ मत पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन उसी में रहेगा। इतना गहराई तक पढ़ लेना है बा, ठीक है। चलो, ये बिहार की जब भी भूगोल की बातें होती है तो सबसे पहले पढ़ते हैं भैया कि बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार का भौतिक विभाजन। अब बिहार के भौतिक विभाजन को लेकर के सुनो, जब भारत बन रहा था तो सबसे पहले क्या बना भारत में? मतलब वही दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय हिस्सा। उसके बाद क्या बना? हिमालयी क्षेत्र। और फिर बाद में, सबसे बाद में ये अपना जो मैदानी, उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा है। और एक शब्द और आपसे पूछा जाएगा कि चट्टानों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन से चट्टान का फॉर्मेशन हुआ था? आर्कियन। सबसे पहले आर्कियन, सबसे पहले आर्कियन। इसके बाद धारवाड़, इसके बाद कुडप्पा, इसके बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, और फिर बाद में टर्सियरी। गोंडवाना और गोंडवाना के बाद में हाँ टर्सियरी,
टर्सियरी। ठीक है, चलो अब इसमें बिहार में क्या मिलता है भाई? देखो बिहार में धारवाड़ चट्टान मिलेगा, बिहार में विंध्यन मिलेगा, बिहार में टर्सियरी प्रकार के चट्टाने मिलेंगे। ठीक है थे? अब इसी पर पूरा बिहार नचा देना है एकदम, ये कहाँ क्या है। बिहार का भौतिक विभाजन खत्म। हाँ, अब एक मैप होगा, है भेजिए परवीन जी, एक बार कंफर्म हो जाइए, नहीं तो बना देंगे बोर्डों पर बना लेंगे। ठीक है, चलो इतना तो बना ही देते हैं कि बिहार लगेगा कि ये बिहार है, इतना तो बना ही देते हैं भाई, ये लगेगा कि बिहार है। चलो छोड़ो, आ जाओ बोर्ड पर। देखिए चट्टानों के क्रम में सबसे पहले बना कौन सा? तो यहां पढ़िएगा, ये भारत का पठारी, बिहार का पठारी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। और इन पठारी क्षेत्रों को दो भाग में बांट लेना है। एक यहां बना है विंध्यन, और एक यहां बनेगा धारवाड़। विंध्यन और बस नीचे खत्म करिए, आ जाइए ऊपर में, यहां लेकर के आ जाना है। ये जो पश्चिमी चंपारण वाला रीजन से, यही है टर्सियरी, यही है टर्सियरी, हो गया। और जो बीच वाला है वो प्लेन मैदान। किस काल की चट्टान है बीच वाले? किस काल के चट्टान में गिने जाएंगे बीच वाले? इसको गिनना है ना, कि बीच वाले को किस काल के चट्टान में आप लोग गिनोगे, या किस काल के चट्टान है? जो मैदानी है वह किस काल के चट्टान है? जो पठारी क्षेत्र है ये मैदानी भाग है। चलिए ये भारत का मैदान, बिहार का मैदानी भाग, ठीक है, आगे है। अच्छा कोई बात नहीं। अब बिहार के जब भी भौतिक विभाजन की बात आएगी तो इसका भौतिक विभाजन 3 भाग में करके और बना लीजिएगा। यहां हम फिगर पर बना दे कि नोट डाउन करवा दे, जैसे सुविधा होगा वैसे करवा देंगे भाई, सुनो। अच्छा कलर चेंज कर दे, आ जाओ बोर्ड पर आ जाओ, यहां देखिए ये टर्सियरी कालीन चट्टानों को भी, यहाँ के इस क्षेत्रों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग। कौन कौन 3 भाग में बांटे हैं इसको? तो सबसे पहले इसमें सोमेश्वर श्रेणी, सबसे ऊपर में सोमेश्वर श्रेणी, सबसे ऊपर में सोमेश्वर श्रेणी। जस्ट उसके नीचे में आइएगा तो रामनगर दून, और रामनगर दून के नीचे में आता है दून घाटी। यहां आता है रामनगर दून, और इसके नीचे आता है दून घाटी, दून घाटी। दिक्कत है? भारत बिहार का जो टर्सियरी कालीन चट्टाने हैं उसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी, दून घाटी 3 भाग में बटल है ना। जस्ट उसके नीचे आइएगा मैदानी क्षेत्रों में तो उत्तर भारत का मैदान और दक्षिण भारत का मैदान। इसी पर बना लो, कॉपी में बनाओ, अभी इसमें बहुत बातों को बारीकी से पढ़ना है। एक उत्तर का मैदान और दूसरा दक्षिण का मैदान। और ये विंध्यन, यहां क्या धारवाड़, विंध्यन और धारवाड़। आगे बढ़ाएं? हाँ बनाइए, लिखिए आराम से लिखिए, प्रेम से लिखिए, पूरे शिद्दत से लिखिए। सोमेश्वर दून और रामनगर दून। थोड़ा तेज तेज लिखना है। हो गया।
आगे बढ़िए। अब बिहार का जब भी तराई या पर्वतीय क्षेत्र पढ़ने के लिए आपसे पूछे तो इसके बारे में दो तीन चीज आपसे पूछा जाएगा। एक तो इसका विस्तार कहाँ है, बिहार में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ है। हाँ, तो सीधे लिख लेना है कि भैया पश्चिमी चंपारण में है। दूसरा पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, यहां पर पर्वतों का क्षेत्रफल कितना है, कितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है। कितना है टोटल क्षेत्रफल? 932 किलोमीटर स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, रुको, डायग्राम से बड़ा भागता है कुछ लोग, क्या बात है ऐसा? डायग्राम बड़ा आसान होता है, जिसको डायग्राम आ गया उसको सब आ गया। इसी में तीन भाग बांट करके पढ़ लेना है। एक तो सोमेश्वर, सोमेश्वर, दूसरा रामनगर दून, रामनगर दून, और तीसरा आता है दून घाटी, दून घाटी। हाँ, हरहा घाटी, हरहा नदी है वहां पर, बात करेंगे सब पर, आते हैं ना डिटेल से बात करेंगे। सोमेश्वर में दो लाइन लिखो, खूब अद्भुत लाइन लिखो। सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर हिल्स, सोमेश्वर हिल्स, यह भारत और नेपाल के बीच यह भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन ए में क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन ये लाइन पूछा जाएगा, इसका विस्तार, इसका विस्तार लिखिए, इसका एक्सपेंशन, इसका विस्तार त्रिवेणी नहर से, त्रिवेणी, जी हाँ, इसका विस्तार त्रिवेणी नहर से कहां तक है, भिखना ठोरी तक है। त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी तक है, त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी, भिखना ठोरी, जी हाँ, भिखना ठोरी। जब नौकरी वोकरी हो जाएगा, चंपारण में अगर ड्यूटी पड़ जाए तो चल जाइएगा भिखना ठोरी। अद्भुत जगह है घूमने के लिए, ये नेपाल में है भिखना ठोरी। सुनो, पश्चिमी चंपारण में नेपाल से जो सीमा लगता है उसमें एक सीमा भिखना ठोरी के पास एक पासेज है, गैप है, उससे नेपाल जाते हैं। टूरिस्ट पैलेस है। अब नेपाल लोग क्यों टूर करता है आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, 2016 से खास करके संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, बढ़ा ही नहीं है, अप्रत्याशित रूप से। घूमने के नाम पर वहां दो चीजें हैं, एक तो सुनो, एक तो वहां सोलर संयंत्र लगाया गया है, जिस सोलर नहीं वाटर संयंत्र लगाया गया है, जिस वाटर संयंत्र से वहां पर अट्टा चक्की चलती है और वही लोग देखने जाता है। एक नदी है, उसमें स्नान करता है, और लीवर पूल है जिस पर झूला झूलता है। ठीक है, हाँ, अब बाकी हाँ 8 का 8 चलता है। चलो सुनो, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी है। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी है। कितना मीटर है? 874 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी है, 874 मीटर ऊंचा है, 874 मीटर ऊंचा है, 874 मीटर ऊंचा है।
नेक्स्ट लिखना रामनगर दून, रामनगर दून। रामनगर दून। लिखे रामनगर दून, रामनगर दून अनेक छोटी छोटी नदियों द्वारा, अनेक छोटी छोटी नदियों द्वारा अपवहित है। माने चलती है। हरहा नदी घाटी, हरहा एक नदी है, उसी को मैं देख रहा था। हरहा नदी घाटी, उसको थोड़ा डार्क करके लिख लेना। हरहा नदी घाटी का क्षेत्र माना जाता है। यह हरहा नदी घाटी रीजन से है। ये हरहा नदी किस लिए बड़ा फेमस है पता है आपको? सोना के बारीक कण मिलते हैं उसी हरहा नदी में। सोना कहाँ कहाँ? जमुई या पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा, जमुई और पश्चिमी चंपारण। लेकिन जमुई में उत्पादन नहीं हो रहा है, वहां पर तो खैर हो ही नहीं सकता है। कारण क्यों नहीं हो सकता है? कि वहां इतने छोटे छोटे कण मिलते हैं जिससे कि आभूषण बनाना संभव नहीं है, इसलिए हरहा नदी से सोना नहीं निकाला जाता है। एकदम रत्ती रत्ती भर का सोना मिल जाएगा, छोटा छोटा, उसे आभूषण बनेगा नहीं बन सकता है। वो गलने में ही खत्म हो जाएगा, इतना छोटा छोटा बालू के कण के जैसा है। हाँ, आता कहाँ से है वहां पर? तो माना जाता है कि कहीं उसके चट्टानों में कुछ कण हैं जो अभी तक नहीं पता चल सका है कि उसका सोर्स क्या है। ठीक है, और वहीं से टूटे टूटे आता है वहां पर। जमुई में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। हाँ, कहीं नहीं। भारत का सबसे, सुनो, भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है जमुई। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। और सबसे ज्यादा सोना कहां से निकाला जाता है? कोलार हट्टी। कौन सा है? कोलार हट्टी। कर्नाटक है, इसीलिए बोलते हैं सोना वाला राज्य, स्वर्ण राज्य कर्नाटक, स्वर्ण राज्य कर्नाटक। ठीक है, जब भी आप घर में पढ़िए, सुनो, तो चीजों को रिलेट करिए, रिलेट करिए, एगो से दूसरा को फंसा दीजिए। लोग कहता है नहीं कि फसल रहेगा तो नहीं निकलेगा। सुना है गांव में, ये पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत तेज है, इसको एगो केस में फंसा दो। अरे गांव में होता है कि नहीं? तो आपको अपने रणनीति में इसको पढ़ना है कि जो चीज याद नहीं हो रहा हो उसको ले जाके कौन चीज याद हो ना, उससे उसको फंसा दीजिए, खट 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 कर खुलेगा। ये कह रहा है फंसा दीजिए, अच्छी बात बोल रहे हैं भाई, ठीक है, समझो। चांद वाला भाषा मत सीखिए, मतलब अपना रीजनल भाषा पढ़िए और सीखिए इसको, ठीक है। पढ़ाना भी उसी में है, नहीं तो बहुत तकलीफ है। चलो, ऐसे ही बीपीएससी के शिक्षक सब बदनाम होते जा रहा है। लोग लोग कह रहा है पुरन के ठीक था। नहीं, हाँ, गांव में सर्वे कराए हैं हम, लोग कहा कि सर पुरन के ठीक था। हम कहे कोई बात नहीं, ये लोग भी पुरान हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं हो जाएगा? आए? कैसे? अब छोड़िए, कैसे में चलेंगे तो टाइम लग जाएगा, हटाओ। लिखो, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संतपुर। रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी है संतपुर, सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची श्रेणी है संतपुर। सबसे ऊंचा कौन है? संतपुर। दून घाटी लिखना, सबसे ऊंचा है संतपुर, सबसे ऊंचा है संतपुर। 240 मीटर है, 240 मीटर है।
संतपुर लिखो, यहीं से, हाँ उसी में लिखना है, सोमेश्वर में ही, रामनगर में ही, यहीं से बुढ़ी गंडक नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। बुढ़ी गंडक नदी का ओरिजिन होता है, यहीं से बुद्धि गंडक नदी का ओरिजिन होता है। एक चौर है वहां पर, चौतरवा चौर, और उसी चौतरवा चौर से निकलती है कौन? बुद्धि गंडक नदी। सुनो, बुद्धि गंडक नदी पढ़ के रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। कौन है, एगो बात बुद्धि गंडक से पूछता है, क्योंकि बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बिहार में बहने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, बुद्धि गंडक है। पढ़ के रखिएगा। निकलती कहां से है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में रामनगर दून, रामनगर दून में चौतरवा चौर। यह नदी गंगा में कहा मिलती है? थोड़ी में गंगा ले जाएगा रे, बहुत बुड़बक आदमी है सब। सुनो, अरे भाई कहा मिलती है? बेगूसराय में। कहा मिलती है? बेगूसराय में। वहीं पर एगो झील बना है, कांवर झील। 2020 में वो झीलवा को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। ऐसे रिलेट कर लीजिएगा तब ना। राम जी कहते थे उसको सिकरहना, क्योंकि राम के सिक से निकल गई थी, नाम पड़ गया सिकरहना। उसी नदिया को बोलते हैं सिकरहना, सुने ना? हाँ, बहुत लोग उस नदी को देखा भी होगा। आगे बढ़ो, लिखना दून घाटी। दून घाटी यह रामनगर और सोमेश्वर श्रेणी के बीच है। यह रामनगर और सोमेश्वर श्रेणी के बीच है। किसके बीच है? रामनगर और सोमेश्वर श्रेणी के बीच है। यह रामनगर और सोमेश्वर श्रेणी के बीच है। लिखो मैदानी क्षेत्र। हाँ हाँ बहुत है, कितना पढ़िएगा उसको। देखिए मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र किस किस क्रम की चट्टानें हैं? कोई बताया नहीं है। हाँ, क्वार्टनरी। किस काल की चट्टानें हैं? क्वार्टनरी काल की चट्टानें हैं। किस काल की चट्टानें हैं? क्वार्टनरी। क्वार्टनरी याद रहेगा नाम, क्वार्टनरी। बिहार के क्षेत्रफल में से मैदानी भाग का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 96%। कितना परसेंट है? 96%। 96% है मैदानी क्षेत्र। 96% है मैदानी क्षेत्र। दिक्कत है? 96% है मैदानी क्षेत्र। अब इस मैदानी क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया, एक उत्तर बिहार और दूसरा दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, दो भागों में बांट लेना। एक उत्तर बिहार और दूसरा भाग इसका कर लेना है दक्षिण बिहार। ठीक है, उत्तर बिहार गंगा के उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तर बिहार गंगा के उत्तरी भाग में स्थित है। यह बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। यहाँ के चैलेंजेस क्या है? हाँ, फ्लड चैलेंज है यहाँ का। बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है भाई, बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। तीसरा, यह क्षेत्र गंडक, कोसी और घघरा के, यह क्षेत्र गंडक, कोसी और घघरा के अवसाद से निर्मित है। फॉर्मेशन हुआ है। इंग्लिश वर्ड क्या यूज करना? फॉर्मेशन। इस क्षेत्र का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? गंगा, सॉरी, गंडक, कोसी, घघरा के अवसाद से, सेडिमेंटेशन से इस क्षेत्र का फॉर्मेशन हुआ है।
जी हाँ, सेडिमेंट बोलते हैं ना अवसाद को, सेडिमेंटेशन से, अवसादीकरण से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। देखिए इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब है। रुको रुको, डायग्राम बना देते हैं। उत्तर बिहार के जब भी मैदान पढ़िएगा ना तो उसमें 3 गो दोआब है। कै गो दोआब है? 3 दोआब है। कितना दोआब? 3 दोआब। हाँ देखिए, अब कुछ मेरे यशस्वी भाई लोग कह रहा है कि सर दोआब किसको कहते हैं? और 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को दोआब कहते हैं। 3 दोआब है। कौन कौन? उत्तर बिहार में 3 दोआब कौन कौन? बोल दीजिए। घघरा गंडक, घघरा, अरे सुनो बुर्बक, घघरा गंडक, गंडक कोसी, कोसी महानंदा, कोसी। हो तो गया, तो लिखिए नंबर 1। हाँ, घाघरा गंडक, दूसरा गंडक कोसी, और तीसरा कोसी महानंदा, कोसी महानंदा, कोसी महानंदा, कोसी महानंदा। उत्तर मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटते हैं? 4 भागों में। एकदम क्विक क्विक पॉइंट करते चल रहा है कि उत्तर के मैदान को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बांटे हम लोग? 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया, यानी वर्गीकृत किया गया। उत्तर बिहार के मैदान को कितने भागों में? 4। अब उत्तर बिहार में हम 3 बात ही आपको पढ़ाए हैं, तीनों पूछल बात पढ़ाई हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो नदियों के अवसादीकरण से। कितने दोआब है इसमें? 3। अब पूरा मैदानी क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 96%, 96%। अब देखना, इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 लिखिए चारों भाग को। पहला कि भाबर यानी तराई का क्षेत्र, भाबर यानी तराई का क्षेत्र। पहला क्या आता है? तराई का क्षेत्र, ऐसे लिखो, पहला तराई का क्षेत्र। दूसरा आता है बांगर, दूसरा आता है बांगर। तीसरा आता है खादर, तीसरा क्या आता है? खादर। दिक्कत है? और चौथा आता है चौवर या मन प्रदेश। चौथा आता है चौवर, और चौवर को ही बोलते हैं मन। आप लोग के गांव में मन है? हाँ, उत्तर बिहार में होंगे तो जरूर मन होगा। हाँ, मन मैंने आपका वाला मन नहीं, नदी जिसको छोड़ ओढ़ कर चल चल गया है ना, उसी को बोलते हैं मन। क्या जी? झिलिया मन, झिलिया चौर नाम सुने हैं? हाँ, मोती झील भी वो चौरे है, मने टाइप का है, वो भी मन ही है। ठीक है, मन नहीं समझ में आया? हाँ, आपका अपना मन है? अभी क्या मन कर रहा है? हाँ, नहीं, मेरा मन कर रहा है पीटने का। अभी समझा रहे, सुनो। ये जो चंवर या मन होता है, ये नदी का अपवहित जो क्षेत्र है, ठीक है, और वो कहीं कहीं छोड़ करके चला गया है, यहाँ पर जैसे छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, लेकिन ऐसे गर्मी या शीत ऋतु में ये खाली हो जाता है, कुछ सूख जाता है, तो इसमें खेती होती भी हो जाता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग मन या चंवर क्षेत्र बोलते हैं। अपना बिहारी रीजनल चीज है कि उस सब रीजनल है, उसको चौर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, डबरा उबरा टाइप का भी किसी किसी गांव में कहते हैं डबरा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत जगहों पर रीजनल इसको डबरा भी बोलते हैं। लोग कहता है कि डबरा के खेत में चलो, ठीक है, वही वाला। चलो एक काम करो, आपको ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ाए थे, सुनो, 1 सेकेंड में क्विक रिवीजन करिए। 1 सेकेंड में रिवीजन कर लो इन क्षेत्रों का जो ज्योग्राफी में, कोर ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, याद है?
कि पर्वतीय क्षेत्रों के बाद जैसे ही हम मैदानी भागों में प्रवेश करते हैं, तो मैदानी भागों में प्रवेश करने के समय सबसे ऊपर जो ये संरचना पाई जाती है, इसको कहते क्या है, क्या कहते हैं? ये भाबर का क्षेत्र है। क्या नाम है इसका? भाबर। ये क्या है? भाबर है। ये क्षेत्र है भाबर। ये क्षेत्र है भाबर। जस्ट उसके नीचे आते हैं तो तराई, इसके नीचे आते हैं तो तराई के नीचे बांगर, और जो नदी के क्षेत्र में आता है उसको खादर। बांगर और ये तो पढ़ाई हुआ है आपके कॉपी में, बहुत डिटेल से पढ़ाई हुआ है। अब यही तो बिहार में 4 भाग में हमने बांट दिया कि तराई, बांगर, खादर और चौर। दिक्कत है? इसके बारे में एक एक लाइन लिखवा देगी, काम चल जाएगा। अच्छा लिखवा दे, लिखो तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र यह शिवालिक के श्रेणी के बाद, यह शिवालिक की श्रेणी के बाद एक संकीर्ण पट्टी है। कैसा पट्टी है? संकीर्ण पट्टी है, पतला नैरो पट्टी है, नैरो है, संकीर्ण पट्टी है, जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता एक ही चीज याद रखिएगा, क्या? सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। अब मेरे इस शब्द को ले जाके इतिहास के रावण का वध कर देना है। बोलो हो पाएगा? कैसे करोगे? अंग्रेज जब भारत में आए थे, ब्रिटिशर्स, तो पूरा भारत का सर्वे कराया, देखा किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इलो ज्यादाती किया था। यही तराई का क्षेत्र है, यही तराई का रीजन है। आप पश्चिम बंगाल में भी देखो तो वहां भी तराई, आप बिहार में भी तराई रीजन। नील की खेती सुना है आपने? नील की खेती चंपारण वाला नहीं सुना? ये तराई से ले जाकर के नील की खेती को जोड़ देते हैं, तराई से ले आकर के नील की खेती को जोड़ देते हैं। आखिर दोनों एक में मिक्स करके पढ़ा दे, इतिहास और हिस्ट्री दोनों। तुम लोग कहा इतना कायर बन जाता है भाई, नहीं ठीक रहेगा। मैंने बिहार कही कर रही है, अच्छा ना शरबत बन जाएगा, एक बार पी लीजिएगा जी, दोनों रिलेट हो जाएगा। पूरी दुनिया तरस रही है कि रिलेट कर लेते हैं हम लोग। ये सुना है कि सब सब्जेक्ट का एक ही भाव है, जब पढ़ते 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 एक शीर्षस्थ बिंदु को प्राप्त करिएगा ना, तो इस सब आकर के एक ही हो जाएगा। सारे विषयों की जननी है फिलॉसफी। दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना, इन सब विषयों की माँ है फिलॉसफी। उसी से सब सब्जेक्ट बने। जैसे 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 लोगों का ये बढ़ता गया, सब्जेक्ट क्लासिफाइड होते गया। अभी और भी सब्जेक्ट बनेंगे, चिंता मत करिए। नहीं बन रहा है? फिजिक्स में देखो क्या क्या, कौन कौन फिजिक्स बन गया। अभी क्वांटम फिजिक्स पर पढ़ाई चल रहा है, पूरा चल रहा है कि नहीं? आज के 50 साल पहले जो पढ़े होंगे वो क्वांटम फिजिक्स का, 100 साल पहले क्या पढ़े होंगे जी? तो अभी और भी सब्जेक्ट बनने बाकी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अब ये तराई क्षेत्र का जो विशेषता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा यहां से। नील की खेती, नील की खेती। अब तराई क्षेत्र में ही नील की खेती क्यों? क्योंकि तराई क्षेत्र उपजाऊ था, तराई क्षेत्र उपजाऊ था। और भारत में जब भी नील नाम आता है ना, तो इन नील नाम से 2 गो विद्रोह हुआ है। ऐसे सीखो, रुको, घर पे पढ़ने के लिए ऐसे सीखना है। एक नील पर विद्रोह हो गया पश्चिम बंगाल में, और दूसर कहां हो गया भाई? बिहार में। दूसर हो गया बिहार में। अच्छा, ये जो दोनों शुरू हुआ, ये दोनों का 2 कारण था। ये दादनी प्रथा के खिलाफ था। कौन सी प्रथा के खिलाफ था? दादनी प्रथा। आई बिहार वाला 3 कठिया, ये दादनी और ये 3 कठिया, ये दादनी और ये। अब भुलाइएगा कभी नहीं भुलाइएगा। इसका पीरियड ऑफ टाइम है 1859-60 में, और इसका पीरियड ऑफ टाइम है
1917 में। अरे रुको ना भाई, सब पर बात कर देते हैं ना। जब भी बातें पूछने के लिए आए तो इसका नेता लिख लीजिएगा। या इसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास। इसके नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब भाई हेकर नेता कौन था? हाँ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और उनका टीम। महात्मा गांधी एंड टीम। टीम पढ़ लेंगे अलग से। महात्मा गांधी और टीम। ये शुरू हुआ नदिया जिला से। ये कहां से शुरू हुआ? नदिया जिला से। देख लो, ये शुरू हुआ है बिहार के चंपारण जिला से। ये चंपारण जिला से, ये नदिया जिला से आई, चंपारण जिला से। ठीक है, घर पर ऐसे पढ़ना है। ठीक है, एक बार बना दिए तो दिक्कत। अब ये देखो, ये दोनों ही कहानी शुरू हुआ है किधर से? तराई के। बस तराई का गलती क्या है? मैं क्यों लूटी गई? क्योंकि खूबसूरत थी। हाँ, बात वही है ना। उसमें मेरी क्या गलती है भाई? यही तो है, उपजाऊ है और इसलिए इसलिए ही तो ये स्थिति बन गया। अब इस नील में थोड़ा सा देखो, पोस्टमार्टम करते कैसे हैं। इस नील की खेती का विरोध क्यों हुआ भाई? ये नील की खेती का विरोध क्यों हुआ? तो दोनों जगह एक एक कारण दे दीजिएगा। दोनों जगह एक ही कारण है, इसीलिए बोल दे रहा हूं। काहे विरोध हुआ? तो पहले जिस जमीन पर नील की खेती होगी वो जमीन बंजर हो जाएगा। हाँ, बंजर हो जाएगा। हाँ, मंकी वाला नहीं, बंजर हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। सुनो, रुको। दूसरा, ये हाईली एक्सपेंसिव था। ठीक है, बहुत उच्च लागत थे इसके कृषि करने में। तीसरा सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कि इसमें मेहनत बहुत लगता था, पारिश्रमिक ज्यादा था। चौथा, मुनाफा कम था, औने पौने दाम पर खरीद के लेके चले जाते थे। ठीक है, इसलिए नहीं इसका विरोध हुआ। हम चंपारण के होने के नाते इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताते हैं कि वहां के लोगों ने जो हमें बताया बचपन में, दादाजी लोगों ने, कि ये गोरा लोग घोड़े पर चढ़ के आते थे और खेतवा में घोड़वा पर से कूद जाते थे। यदि उनके पैर में चोट लग गया, बताओ कितना पागल था, घोड़ा पर से चढ़ के कूद जाता था। यदि पैर में चोट लग गया तो उतने कोड़ा मारेगा जब तक उसका दर्द शांत नहीं होगा, और सजा दे के जाएगा कि जब तक हम दूसरा का खेत चेक कर रहे हैं तब तक तुम इसमें रेंगते रहो, और जब यहां से चल जाएंगे तब तुमको इसको जोताई करना है, फिर से अकल फिर आएंगे चेक करने, कह के जाता था। ये जुल्म था। जी हाँ, लोग रात में खेत में रह जाते थे कि कल फिर आएगा ये सब। ये जुल्म सितम था। आइए, सितम का सामा बांधा गया। ठीक है, तो इसको सब चीज को एक साथ जोड़ जोड़ करके पढ़ते रहिएगा। आए, नील का कपड़ा रंगने में आता था। इसका वही काम था, कपड़ा रंगने में काम आता था। ठीक है, उस समय जो है सिंथेटिक नील नहीं बनता था, कृत्रिम नील नहीं बना था। यहां से नील की खेती चंपारण एग्रेरियन समिति की अनुशंसा पर समाप्त किया गया। तो उसका एक पक्ष था। अब मैं पढ़ाऊंगा तो उधर तो समय आज चल जाएगा। पढ़ा दे क्या एक टॉपिक? हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक है, पढ़ाइए देते हैं। चलो रुको, आज सुनो। दादनी प्रथा क्या था? जैसे फसल बुआई से पहले जो जमींदार थे, नील बगान वाले लोग थे, वो किसानों को कुछ एडवांस दे देते थे और उनसे इकरारनामा लिखवा लेते थे कि ये एडवांस लीजिए, जब नील की फसल होगी तो आप हम ही को बेचिएगा। उसी को बोलते हैं दादनी। आज भी जिन क्षेत्रों में शुगर फैक्ट्री होगा ना, उन क्षेत्रों के लोग दादनी को जानते होंगे। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रथा के खिलाफ ही नील आंदोलन हुआ था, और आज भी चीनी मिल जो है ना, इसी नाम पर बांटता है कि दादनी तुमको दे रहे हैं।
हम कहे कि गोरे तो चले गए, लेकिन गोरे के वंशज आज भी उस शब्द को चला रहे हो। अरे वही कम से कम शब्द तो हटा देते, वो कह देते कि हम सहयोग राशि दे रहे हैं, कुछ जो है आपको जो है लागत खर्च दे रहे हैं, सम्मान राशि दे रहे हैं, किसान होने के नाते सम्मान राशि दे दो तो कितना मजा आता। लेकिन आदमी मिल वाला कहता है कि दादनी बटाता, चलिए लेने दादनी, दिक्कत है, उसी को दादनी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा लो, तो ये ठीक हो गया है। ठीक है, दूसरा अब इसको पढ़ाएंगे तो फिर सर का एरिया कवर हो जाएगा, इसलिए हमको इस बंगाल में मत ले जाइए, नहीं तो सर बोलेंगे कि आप बिहार पढ़ाने आए थे तो बंगाल में काहे घुसे। बात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, इसलिए बंगाल में मत घुसा हमको। हाँ, बिहार में रहेंगे, अब बहुत मजबूती से रहेंगे। हाँ, हम जिम्मेदार शिक्षक हैं तो ये सब पता है ना भाई, सब लोगों को पढ़ाना है। सुनो, अब जैसे बिहार में आप आइएगा, बिहार में आना पड़ेगा। देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं कंप्लीट इसका सारा बतिए डायग्राम पर लिखते हूँ। ले आएंगे आपको चंपारण। चंपारण में बिहार में नील विद्रोह या नील आंदोलन, बिहार में नील विद्रोह या नील आंदोलन, नील आंदोलन। ठीक है, रुको रुको, चंपारण ले आएंगे कब? 1917 में। किसके पक्ष में? किसानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में। और रुको, किसके खिलाफ? तीन कठिया प्रथा के खिलाफ। भाई ये तीन कठिया प्रथा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर हाँ नील की खेती अनिवार्य था, नील की खेती अनिवार्य था। ये भी कहानी खत्म। रुकिए, अब इसका नेतृत्व किया किसने? महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, महात्मा गांधी ने। गांधी जी के टीम में इनके सहयोगी कौन कौन थे यहां पर? तो पहले ऊपर से शुरू करो। सहयोगी थे जेबी कृपलानी, सहयोगी थे जेबी कृपलानी, सहयोगी थे अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति है। सहयोगी में थे मजहरुल हक, मजहरुल हक। सहयोगी में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहयोगी में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सहयोगी में थे गोरख ठाकुर या गोरख ठाकुर ही लिखते हैं, गोरख ठाकुर मोतिहारी के थे, गोरख ठाकुर इनके सहयोगी में थे। ठीक है, अभी रुको ना, इनका विरोध किसने किया? एनजी रंगा ने। विरोध किसने किया? एनजी रंगा ने। विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। ये तो केवल अभी नेता सबके लोगों की बात हो गई, समझ रहे हैं? रुकिए, अरे रुको तो, सब बतिए तब फॉर्मेट बना देते हैं। ये सब ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है सब, फिर एक सप्ताह बंद कर देंगे। एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है, आराम से पढ़ना है। अब यहाँ शुरू, मेहनत करना पड़ता है, समझ रहे हो? अभी हम भी पढ़ रहे थे, हमको आज टाइमों पता नहीं चला, ऐसे ही आ गए आप लोगों को पढ़ाने। पढ़ना पड़ता है, आप लोग भूल जाते हो कि पढ़ना भी है क्या हमको, ऐसे थोड़े काम चलेगा। सब कुछ पढ़ाई को मान लीजिए, पढ़ाई आपका हो जाएगा। नहीं बोलते हैं दुनिया में किसी को लोक लुभावन बातें बोलता है सब, तो क्या कहता है कि तुम ही सब हो, तमेव माता च पिता, है कि नहीं है? तुम ही पर दुनिया केंद्रित है, तब ना वो इंसान किसी का होता है जी। कह दो कि नहीं तुम साइड वाला हो, कभी रहेगा? तुम पार्ट टाइम जॉब हो, तुम पार्ट टाइम जॉब हो, कोई किसी का होगा? नहीं होगा, भगा देगा उसी समय मुंह नोच के, बट पार्ट टाइम जॉब करने आया है। इसीलिए पार्ट टाइम इसको मत बनाइए, फुल टाइम रखिए। ठीक है, चलो रुको। अब एक बात बताओ भाई, महात्मा गांधी जी चंपारण आए, चंपारण आए ऐसे ही लिखो, तो किसने इनको बुलाया? इनको बुलाया किसने? हाँ, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। अब पता कर लेना क्वेश्चन बैंक में, जब बीपीएससी आज तक राजकुमार शुक्ल पर कहां कहां गया है, हाँ तब ना क्वेश्चन पकड़ाएगा जी। तो राजकुमार शुक्ल से 3 बात पूछा गया है। एक तो पूछा है कि इनका जन्म स्थान कहां है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, बीपीएससी क्वेश्चन बैंक में है। कौन सा है? मुरली भरहवा। कौन सा गांव है? मुरली भरहवा। कौन सा गांव है? मुरली भरहवा। पश्चिमी चंपारण में एक गांव है, कौन सा? मुरली भरहवा।
एक और बात करिए, सुनते जाओ, रुकते जाओ, लिखते जाओ। सुनो, मुरली भर हवा गांव है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो। राजकुमार शुक्ल को महात्मा गांधी से मिलने के लिए सुझाव किसने दिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। किसने सुझाव दिया था? हाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब ये गणेश शंकर विद्यार्थी क्या थे भाई? ये एक पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। कहां के थे? गोरखपुर के थे। कहां के थे? गोरखपुर के। पत्रकार थे तो इनकी पत्रिका कौन सी आती थी? प्रताप। हुंकार पत्रिका था स्वामी सहजानंद सरस्वती का। इनकी पत्रिका थी प्रताप। सुनिए, इनकी नहीं थे राहुल संकीर्तन इसमें। हाँ, उसमें थे। ठीक है, सुनो, ये पत्रिका इनकी आती थी प्रताप। आगे पत्रिका प्रताप। रुको और आगे बढ़ाओ, अभी इतना ही से खत्म नहीं हुआ टॉपिक। ठीक है, गांधी के चंपारण में गांधी ने क्या किया भाई आकर के ऐसा कि आंधी? तो नंबर 1, वहां पर इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की। गांधी आश्रम की स्थापना की। दूसरा कि उसी समय चंपारण एग्रेरियन कमिटी का गठन हुआ। चंपारण एग्रेरियन कमिटी का। और इसी कमिटी की अनुशंसा पर 1918 में नील की खेती को स्वैच्छिक बना दिया गया कि जिसको मन करेगा करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। और किसानों को 25% मुआवजा का ऐलान किया गया। 25% मुआवजा का ऐलान किया गया। 25% मुआवजा का ऐलान किया गया। दिक्कत है? अब इतना जिसको आता है उसका क्वेश्चन छूट जाएगा। इतना ही तो पढ़ना ही है। अब आप लोग कहते हैं कि सर कॉपी में लिखवाइए, कैसे बढ़िया कुछ लिखना है? सब ये इसी में घूम रहा है। तो आपको खुद से मेहनत करना है। ठीक है, सोच रहे होंगे कि हम लोग से काहे नहीं खटखट खटखट बनता है सर, तो मेहनत नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। अब आइए ज्योग्राफी पर ले चलते हैं। ठीक है, हाँ लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए। चलो चलो, ठीक है सब लोगों का जी। नेक्स्ट तब लिखें। नेक्स्ट लिखें। अच्छा, चलो तो ले चलेंगे फिर ज्योग्राफी में। ठीक है, हाँ हाँ, रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। क्लास आप लोग का 1 बजे तक है ना? आए, क्या कर रही है? अरे भूख लग गया है। अच्छा, ये लोग लेट से पहुंचते हैं। संयोग कहिए मेरा क्लास नहीं है तो मेरा रहता तब तो पता चलता ना, चल जाता कि नहीं चल जाता? चल जाता पता। कल से छोड़ देते, या तो लेट आना नहीं तो क्लास दुख में को छोड़ देना पड़ता। बीच वाला लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। हाँ, एक लड़का था पहले डायलॉग मारता था, सुधर गए सुधारने वाले। आता था पढ़ने, वो डायलॉग मारता था कि सुधर गए सुधारने वाले। ऐसा सुधारे कि वो गाजियाबाद में लोहा फैक्ट्री में लोहा पीट रहा है। सुधर गया वो भी।
नहीं नहीं, हमसे नहीं बोलता था, दोस्त सबसे बोलता था वहां पर रोडवा पर जाते। हाँ, कि सुधर गए सुधारने वाले, तो ऐसा सुधराऊ। हाँ, चलो, सब फुलभंगा हीरो है ना, 2-4%। आगे बढ़ाए। चलिए, कहाँ थे हम लोग भाई? तराई में थे। तराई का हो गया। यहाँ आइए, बांगर को क्या बोलते हैं? यहीं पर खत्म करते हैं। पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि यहां प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आएगा। नवीन जलोढ़ में प्रतिवर्ष बाढ़ आएगा। चौर और मन किसको बोलते हैं? अभी समझाए थे आप लोगों को। कुछ चौर और मन का हम लिस्ट भेज देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे लखनऊती चौर, पूर्वी चंपारण में और चौर है, ये सब चौर। हाँ, नहीं, नाला को चौर कैसे बोलिएगा जी? हाँ, दियारा चौर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, दियारा चौर कैसे होगा? एकदम नहीं। चलो, एक लाइन और लिखो। उत्तरी बिहार को, उत्तरी बिहार को, उत्तरी बिहार को 6 भागों में उप विभाजित किया जा सकता है। कितने भाग में? 6 भागों में उप विभाजित किया जा सकता है। कितने भाग में हमने उप विभाजित किया है? 6 भाग में। 3 गो डाटा आपके पास पहुंचा है, एक के टाइप का है। क्या जी? बिहार को कितने दोआब में बांटे? कितने वर्गों में वर्गीकृत किए? अब बिहार का उप डिवीजन कितना? अंतर परीक्षा में याद रहेगा? नहीं तो अर्जुन वाला से घटोकच को मारिएगा तो गलती मेरा नहीं है। ठीक है, इसलिए गहराई तक पढ़ा दिए। नंबर 1 लिखिए, इसमें 6 में नंबर 1 लिखो, फटाफट लिखिए। महानंदा का मैदान, नंबर 1 महानंदा का मैदान। दूसरा कोसी का मैदान, कोसी का मैदान। तीसरा कमला का मैदान, कमला नदी। चौथा बागमती, यहां गंडक और घगरा, गंडक और घगरा, गंडक और घगरा, गंडक और घगरा, गंडक और घगरा। लिखो दक्षिण भारत का मैदान, सॉरी दक्षिण बिहार का मैदान। भारत में कहां पहुंच जाते हैं? दक्षिण बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान। जी हाँ, नेक्स्ट एकदम मेजर पॉइंट लगाना है जी। आप उसी में लिख रहे हैं, एकदम अलग से लिखना है उसको। लिख दिए दक्षिण का, दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, एक लाइन लिखना है। इसे 5 भागों में उप विभाजित किया गया है। कितने भाग में किया गया है? हाँ, 5 भागों में उप विभाजित किया गया है। कितने भाग में किए हैं? 5 भागों में उप विभाजित किया जाता है। बस नाम थोड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो, चंदन का मैदान, एक छोटी सी नदी है, कौन सी? चंदन, चंदन का मैदान। किउल का मैदान, जी हाँ, किउल का मैदान। ताल क्षेत्र, हाँ ताल, ताल नहीं जानते हैं? गंगा के जो दक्षिणी किनारों पर एक जो संकरी पट्टी है, वह संकरी पट्टी ताल क्षेत्र है। ठीक है, सुनो, अब ताल जब बुलवाइए दिया तो नाम सुनो। बरहिया ताल, नाम सुना है?
इसी बरहिया ताल से ले आकर के इतिहास का फिर बंद कर देना। अब मैं नहीं आज पढ़ाऊंगा। बरहिया ताल में कब एक विरोध हुआ था? बरहिया ताल में कौन सा आंदोलन? पूछ ले, पिछले बार पूछ ले है। बरहिया ताल में कौन सा आंदोलन हुआ था? बकास्त आंदोलन, नाम सुना है आपने? बकास्त किसके विरुद्ध हुआ था? जमींदारों के वहां खिलाफ हुआ था बकास्त आंदोलन। नेता कौन से थे उधर? कार्यानंद शर्मा, जदुनंदन शर्मा, नाम सुने सब? शाहजानंद सरस्वती भी गए थे उसमें। तो बकास्त आंदोलन पढ़ के रखिएगा, अपना बिहार का है, मुंगेर में, ठीक है, वही क्षेत्र रहा है बकास्त आंदोलन का, ताल क्षेत्र। और ताल क्षेत्र की भूमि भी कैसी भूमि है? हाँ, ये भी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन सुनो, एक ही फसल होता है इसमें, दो फसल। रबी फसल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ताल क्षेत्र में। इधर जैसे जाओगे आप ताल क्षेत्र में बहुत बाहुबली मिलेंगे, हम मोकामा, ये सब बाहुबली कैसे हैं? ताल क्षेत्र के चलते ही बाहुबली है। किसी बाहुबली से पूछेगा कितना खेती है, तो कहेगा 500 बीघा तक पहुंच जाता है। ये 500 बीघा मतलब सब ताल क्षेत्र का है, सब ताल क्षेत्र का खेती है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये रोहतास वाला खेती नहीं है, वो ताल क्षेत्र वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, एक लाइन और लिखिए। और ताल क्षेत्र, और ताल क्षेत्र के बाद फटाफट लिखते चलेंगे कि मध्य बिहार का मैदान और शाहाबाद का मैदान। मध्य बिहार का मैदान, जी हाँ, और शाहाबाद का मैदान। मध्य बिहार और शाहाबाद, मध्य बिहार और शाहाबाद, मध्य बिहार और शाहाबाद। देखिए दक्षिण का पठारी भाग, मेजर हेडिंग लगाओ, दक्षिण का पठारी भाग, मेजर हेडिंग, दक्षिण का पठारी भाग। हमने दक्षिण के पठार को कितने भाग में डिवीजन किया था? दो, दो याद है ना? एक विंध्यन और दूसरा धारवा। लेकिन पूछेगा कितने भागों में उप विभाजित किया गया है, सब क्लासिफाइड कितने भाग में किया गया है? अभी वो मैं कहां पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये खोज रही है कॉपी में मिल जाएगा, नहीं अभी हमने तीसरा पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा हिल्स, दूसरा पढ़ा नॉर्थ बिहार प्लेन, तीसरा है साउथ बिहार प्लेन, और फोर्थ है हमारा कि साउथ बिहार प्लेटू, दक्षिण बिहार का पठार, दक्षिण बिहार का पठार। देखो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, उप विभाजित किया गया है। कितने भाग में? हाँ 4 भागों में उप विभाजित किया गया है। कितने भाग में? 4 भागों में। नंबर 1 कैमूर का पठार, दूसरा कैमूर गया, कैमूर गया, गया का पहाड़ी क्षेत्र, फिर राजगीर, राजगीर, और नेक्स्ट आता है आपको राजगीर के बाद जब आगे बढ़ोगे तो नवादा। कौन सा? नवादा, नवादा बांका का पहाड़ी क्षेत्र, नवादा और बांका का पहाड़ी क्षेत्र, नवादा और बांका का पहाड़ी क्षेत्र, नवादा और बांका का, हाँ हाँ एक साथ रखिए उसको, नवादा और बांका का पहाड़ी क्षेत्र, नवादा बांका का पहाड़ी क्षेत्र। सब लोग ठीक है? चलो अब इसका एज नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे अगर हम पूछें कि बताओ, रुको क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ना कि कंसेप्ट देख ले। क्वार्टनरी प्रकार के चट्टान बिहार के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? क्वार्टनरी चट्टान बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन बोल दें। हाँ, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। और टर्शियरी, हाँ उत्तर की पहाड़ियां या हिमालय की शिवालिक की श्रेणी, विंध्यन, कैमूर रोहतास और धारवाड़, हाँ बांका मुंगेर इधर धारवाड़, ठीक है। चलो याद भी हो गया आप लोगों को, अच्छी बात है। मेजर हेडिंग लगा दो, बिहार की नदियां, अपवाह तंत्र, मेजर हेडिंग लगा देना है बिहार का अपवाह तंत्र, बिहार की नदियां, बिहार की नदियां।
तो एकदम बना ही देंगे, आप मैप में तो रहते हैं। चलिए, आप कहे और मैप बनेगा, चिंता नहीं करिए। अमित जी अब ठीक होगा, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करिएगा, तुरंत रिप्लाई मिलता है, ठीक है। धमाल मचाइए, TRE4 अंतिम प्रहार है, माथा फाड़ देना है उसका। चलो, हाँ, अब माथा फाड़ना है किसका? एग्जाम का। ये नहीं जो जाके आयोग का नहीं फाड़ना है, ठीक है। हाँ, नहीं तो कुछ ईटा पत्थर लेके बैग में चलता है कि सर बोले कि फाड़ देना है नहीं। हाँ, कुछ गुरु भक्त है कि नहीं है दुनिया में? है, माथा फाड़ देना है तो ईटा पत्थर आगे से रखेगा, फाड़ देना है मिलेगा तो। सुनिए, बिहार की नदियां, एक तरफ लिखिएगा हिमालयी नदियां और दूसरे तरफ लिख लेना मेरे भाई कि पठारी नदियां। एक तरफ हिमालय और दूसरे तरफ पठारी, एक तरफ हिमालय और दूसरे तरफ पठारी, हिमालय और पठारी लिखते जाओ। हिमालय में वर्ष भर जल प्रवाह रहता है, हिमालयी नदियों में सदा नीरा नदियां हैं। अच्छे शब्द में लिखोगे तब। हिमालयी नदियां कैसी नदी हैं? सदा नीरा नदियां हैं, मतलब वर्ष भर जल बहते रहता है, प्रवाहित होते रहता है। अब पठारी नदियां वर्षा वाहिनी नदियां हैं, वर्षा वाहिनी नदियां हैं, मतलब वर्षा में के समय में ही ये नदी में जल रहता है। दूसरा लिखो, हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती है, ये सबसे बड़ा अंतर है। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती है, हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती, समझिए ना, पूर्ववर्ती। कितना बढ़िया समझा है तुम लोग। एगो रस्सी लाइए ना, हम ही अब देख लेते हैं पूर्ववर्ती मैंने पूरब की ओर और उत्तरवर्ती मैंने उत्तर की ओर। हाँ, सुनो, जो वर्तमान संरचना के पहले से बह रही है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। आज जो बाद में बहना शुरू किया वो उत्तरवर्ती। दिक्कत है? नहीं है। आपको पढ़ाए होंगे, जब भारत के नदी पढ़ाए होंगे उसमें कि गंगा ब्रह्मपुत्र, चाहे उधर पकड़ लो, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? हिमालय, गंगा पूर्ववर्ती नदी है, मतलब पहले से ही नदी आ रही है, ठीक है। इधर से जो आती है अनुवर्ती है। अब गोदावरी वो अनुवर्ती है, पहले प्रायद्वीप बना है, बाद में
नदी बनी है। इधर वाली पहले नदी है, बाद में ये संरचना बना है। ठीक है, लिखो, आगे बढ़ो। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती हैं। लिखो, हिमालयी नदियां बाल्य अवस्था में है। जी हाँ, बाल्यावस्था में है। और क्या कहेंगे, इधर पठारी नदियां प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी है, प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुका है, बुढ़ापे के दरवाजे पर दस्तखत दे दिया है, प्रौढ़ा अवस्था में है। ठीक है, अब कौन खुरपात करेगा? हाँ हाँ, श्योर है। इस दुनिया में जो भी आया है उसको जाना है। अब बताओ, सरस्वती खत्म हो गई कि नहीं? है, घग्गर खत्म हो गया कि नहीं? हाँ, तो धीरे धीरे जो आया है सो जाएगा ना। यही है कि नदियों का काल लाखों वर्षों का होता है, उनकी जीवन अवधि। और हमारी हमारी कितनी है? एग्जैक्ट जीवन प्रत्याशा इंडेक्स कितना आया है? इस साल जीवन प्रत्याशा कितना आया है भारत का? 7.5, 70.5 अप्रोक्स आया है। इस बार का बढ़ गया है, 70.5 अप्रोक्स हो गया है। पहले 69.4 था। ठीक है, इस बार थोड़ा बढ़ा है। महिलाओं का ज्यादा होता है किससे? पुरुषों से। ये सब करंट में नहीं पढ़िएगा, तो पढ़े थे तो कैसे भूल गए थे? नहीं, हम महिलाओं का एज ज्यादा काहे हो जाता है? टेंशन नहीं रहता है। बुढ़वा का आदमी सभी सोचने लगता है, टेंशन ही दे देती है लोग, है कि नहीं है? अच्छी बात है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन तो बढ़ गया ये। चलो छोड़िए, हटाइए। हाँ, ये बाल्य अवस्था में है और ये प्रौढ़ावस्था में होता है। एक बात और लिखिए फटाफट, ये हिमालयी नदियों में ये अपने मार्ग में विसर्प लाती हैं। कैसा होता है? विसर्प, विसर्प बनाती हैं, अपने मार्ग में विसर्प बनाती हैं। विसर्प समझते हो ना? जिगजैग, विसर्प बनाती है। हाँ, जबकि ये सीधा बहती है। ये नदी क्या है? सीधा बहती है, सीधी बहती है, सीधी बहती है। उत्तर बिहार के, दक्षिण बिहार के नदी सबको देखिएगा सीधे सीधे है, और उत्तर बिहार वाला टेढ़ टेढ़ है। देखिए ना प्रैक्टिकली। आओ, अब इसी में नदी आपको दिख रहा होगा कि इन नदियों पर बात कर लेंगे सबसे, इनका उद्गम वगैरह सब लिख लेना है। ठीक है, चलिए बोर्ड पर रहिए। बिहार की लाइफ लाइन, बिहार की लाइफ लाइन गंगा। बिहार की लाइफ लाइन है गंगा। कितना किलोमीटर? 445 किलोमीटर। ये प्रवेश कहां से है? हाँ, प्रवेश है बक्सर चौसा, बक्सर चौसा। कितना किलोमीटर? हाँ, 445। निकास कहां से है भाई? कहाँ? कटिहार से। निकास है कटिहार से, निकास है कटिहार से। सबसे ज्यादा लंबाई पटना में। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ? पटना में। कितना? 99 किलोमीटर। कल भी इससे बात हुई थी, पटना में 99 किलोमीटर। टेक्निकल क्वेश्चन सीखिए, फटाफट देखना। बिहार के साथ किस किस नदी ने सीमा बनाया है? एक सेकेंड में सुनना है कि सबसे पहले घग्घरा, सबसे पहले घग्घरा। जलसूत्र के ऊपर में बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाली दो नदी उत्तरी बिहार में, घग्गरावर, घग्गरावर। उत्तर बिहार में दो है, घग्गरावर। दक्षिण बिहार में सोनौर, सोनौर, कर्मनासा। सोनौर, सोनौर, ये तो दुआ दो याद है ही नहीं? अच्छा, अब सबको पढ़ लेना है।
क्या दिक्कत है? सब लिखल है भाई, यहाँ घगरा गंडक, यहाँ कर्मनासा और रुको, सीखो भाई। अब ये 4 नदी ठीक हो गया। हाँ, कर्मनासा नाम सुने ना, यहाँ कैमूर के पास से निकल के जा रही है, उस क्षेत्र में प्रवेश किया। कर्मनासा को भारत का अपवित्र नदी कहते हैं। भारत का, एक बार स्नान करने के बाद इंसान जीवन भर के कर्मों से मुक्त हो जाता है। हाँ, एक बार स्नान करने से जीवन भर के कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन में केवल कुकर्म बचते हैं। हाँ हाँ, जबकि वही गंगा में स्नान करने से जीवन भर के कुकर्मों से मुक्त हो जाता है, केवल कर्म बचते हैं। नहीं, अरे नहीं जाए महाकुंभ, चलिए कोई बात, ऐसी मान्यता है, ठीक है, चलो ऐसी मान्यता थे, यथार्थ नहीं। इन नदियों में पढ़ना है, घगरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। यहाँ एक नदी आकर के मिलेगी, उस नदी का नाम होगा, हम अपने हाथों से खींच दे क्या, अब मेची। एक नदी है मेची, एक नदी है आई। कोसी और मेची दोनों को मिला दिया गया तो बनाया गया है कौन, परियोजना। कौन परियोजना, कोसी और मेची परियोजना, कोसी और। अब सुनो, बीपीएससी घुस के कहां क्वेश्चन पूछता है कि मेची किसकी सहायक नदी है, महानंदा की। ये क्वेश्चन में पूछेगा कि मेची किसकी सहायक नदी है, महानंदा की। कोसी की सहायक नदी, एक वो दूगो का कैसे हो जाएगी, गंगा। सहायक बताओ, कमलावर, दूगो का बागमती और कमला, बागमती और दोनों लिखल है वहां पर। जी हाँ, ये तो बूढ़ी गंडक की है बागमती, हाँ, केवल कमला, केवल। कोसी का ना सहायक पूछे थे कि कोसी के सहायक कौन है, नहीं, वो है गंडक का। बागमती को बोलते हैं मिथिला का गंगा। ये सबको लिखवाना पड़ेगा एक हगो करके, ठीक कर दीजिएगा उसको। ये मिथिला की गंगा कही जाती है, बड़ी पवित्र नदी है बागमती मिथिला के लिए, ठीक है। 2-4 बात सुन लो आज, ठीक है, और कल इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। सब लिखा दें तो लिखा तो देवे करेंगे, अभी बहुत टाइम है, बहुत है भाई, रुको ना, इतने देर में पढ़ा देंगे कि एक भी नहीं छूटेगा। अनट्रेंड आदमी समझ ले हैं क्या सब, मेरा दिमाग खुलता है तो सीधे परीक्षा पर जाके क्लिक होता है कि कहाँ से पूछता है, ठीक है। बउआते नहीं है कि हाँ ये करना है, ऐसे नहीं है। सुनो, खास करके पेड बैच में, यूट्यूब पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई है। एक तो नदी पूछेगा और दूसरा उसका परियोजना। सुनो, 4 एरिया बता रहा हूं, नदी की परियोजना। सबसे बड़ी बात कि ये नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है और गंगा में कहां डुबकी मार देती है, बस इतने मारना है कि बिहार में कहां प्रवेश करी और गंगा में कहां डुबकी मार दी। इसमें यह नहीं पढ़ना है कि कहां से आ रही है, उसको हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। दिक्कत है नहीं है तो कुछ जांच लेते हैं। बताओ, कोसी नदी बिहार में कौन जिला में प्रवेश करती है, सब लोग बताइए। कोसी नदी बिहार के कौन जिला में, देखिए, देख लीजिए इसमें, देखिए बताइए कौन जिला में, सुपौल में। और गंगा में कहा मिलती है, कुर्सेला कटिहार में। गुड। अब एक बात बता, ये जो है इस पर एगो बांध बनल है, पता है आपको। ये बार आया था कि छपनो पता फटक उठा दिया गया भीमनगर, उसी को तो पढ़ना है कि वहीं से नहर निकाला गया है, पूर्वी कोसी। और आसान है, थोड़ा सा मेहनत करना है जस्ट। और एक बताना, ये जो गंडक नदी है किस जिला में प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण। कौन सा परियोजना है उस पर, गंडक नदी घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। वहां से 4 नहर निकाला गया है,
तीन को नहीं, 4 गो नहर है। एक बात और फटाफट बताते जाना, ये गंगा में कहाँ विलीन हो जाती है? कहाँ? एकदम खामोश हो जाता है सब। हाँ, जिला तो उस सारने पड़ता है। सुनो ना, वो जिला एग्जैक्ट सारने है, लेकिन याद रखिएगा सोनपुर से। मेलवा लगता है हरिहर क्षेत्र मेला, तो यही पर ना लगता है कि गंगा और गंडक के संगम पर लगता है हरिहर क्षेत्र मेला। एक बार क्वेश्चन बीपीएससी इतना एथी सब है, क्वेश्चन में पूछ लेता उल्टा पुल्टा। एक बात पूछा, हरिहर क्षेत्र मेला कौन जिला में है? अब लड़का मार के आ गया वैशाली। क्यों? क्योंकि जाने का रास्ता है उसको वैशाली से, तो उसको याद आ जाता है कि कहाँ है, वैशाली, जबकि है कहाँ पर वो, सारण में है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की डाइवर्सिटी बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, सारण में ही मिलती है कौन, घघरा भी, ये भी कहाँ, सारण में ही है। ठीक है, और किस नदी के कहीं संगम पर, उसके तट पर कौन कौन सा नगर है? कुछ फेमस नगर का नाम याद रखिएगा, जैसे मुजफ्फरपुर, कौन नदी, बूढ़ी गंडक, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक पर है। कटिहार, कोसी। हाँ सुनो, तो ये शहर का नाम भी इसके साथ एक बार जोड़ लेना है। और नदियों का लंबाई कम से कम बिहार में, मैं एक छोटा होमवर्क आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक छोटा होमवर्क दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग होमवर्क एनी हाउ पूरा करके आइएगा, हमको पढ़ाने में सुविधा मिल जाएगी। आप लोग जितना सीधा सीधा बात है ना, उसको केवल पढ़ लीजिएगा। जैसे ये नदी बिहार का निकालिएगा, घघरा, ये निकलती कहां से है, इसका कौन कौन से नाम है? इसको कर्नाली कहते हैं, इसी को सरयू कहते हैं, इसी को घघरा कहते हैं, कहते हैं जी। इसी में से ये बिहार में कहां से प्रवेश करती है और कहां आके मिल जाती है। कहानी इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इस सीधा सीधा बतवा आप लोग याद कर दीजिएगा, तो हम इसमें से क्वेश्चन निकाल के आपको थोड़ा हाईटेक बात पढ़ा देंगे कि देखो भाई, सीधा सीधा तो किताब में लिखल है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, नहीं तो फैक्ट्स तो किताबों में लिखल है, उसके लिए थोड़े आए हैं। तो ये जितनी नदी है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का, मैं आश्वस्त होकर के पूरे जिम्मेदारी के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कल इन नदियों को आप पक्का याद करके, पढ़ के, रट के अपने जुबान पर ले आके आइएगा, तो मजा आएगा पढ़ने में। जितना, जैसे गंगा में कितना जिला है इसके किनारे, कैसे अब इसको याद करना है, ये ना हम बताएंगे। कौन कौन जिला में से कैसे प्रवेश करके कहां पहुंच गई, पूछ ले है कि कई गो जिला में गंगा प्रवेश जो है बहती है, ये सब पूछना है। ठीक है, इसके बाद और जो आज के रूटीन में है, ये नदी है, नदियों पर जो परियोजना है, इन परियोजना में मुख्य रूप से बिहार में कई गो परियोजना पढ़ना है, 3 गो। बिहार में कितनी परियोजना है? और बिहार में 3 गो, एक कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, सोन, डेहरी एंड सोन। 3 गो में से एक गो पूछना ही पूछना है, पूछना है कि नहीं? अरे हर साल का एग्जाम निकालिए, ये 3 में से एक पूछेगा ही पूछेगा, ये वो ही नहीं कि 3 में से एक ना पूछे। इतना दिखने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो पक्का इसको गारंटी कर दिया जाता है कि आएगा तो आता है। ठीक है, अगर इतना पढ़ लीजिएगा तो मैं बिहार का कल एग्रीकल्चर आपको पढ़ा दूंगा, और एग्रीकल्चर के बाद रिसोर्स पढ़ा दूंगा, और इसका जितना टेक्निकल पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। हाँ जी, जल प्रपात भी पढ़ाएंगे, दुर्गावती नदी पर दुर्गावती, कहाँ काकोलत जल प्रपात, ये सब पढ़ाई होगा, सुखलदरी जल प्रपात, ये सब पढ़ाई होगा। ठीक है, धुआंधार जल प्रपात, सब एक भी नहीं छोड़ना है, झील ओल सब पढ़ाई होगा। ठीक है, तो इसमें नहीं सोचना है। कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, कुछ भी नहीं, क्या है? जी हाँ, करनाली बोलते हैं उसको। नहीं, वो काली अलग है उत्तराखंड में, जिस पर वो चीज हुआ है उत्तराखंड में, इसको करनाली बोलते हैं, काली नहीं, इसको करनाली बोलते हैं। ठीक है, करनाली, घगरा को करनाली बोलते हैं।
इसका लंबाई भी लिख लेना है। तो पूरा आश्वस्त कर रहे हैं कि कल याद करके आइएगा, तब छोड़ देंगे ना तो आधा घंटा और ही पढ़ा के खत्म कर देंगे। मतलब प्रॉमिस, पक्का पक्का? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या सोच रही हैं आप? क्या दिक्कत है हमसे बताइए? अरे वादा है ना, वादा खिलाफी नहीं ना होगा। हाँ, वादा खिलाफी करने वालों को कल हम चेहरा पढ़ लेंगे, अब फिर हम बता देंगे आपको भी कि कल याद होना चाहिए आपको, होगा ना? अंगुली पकड़ के पूछ देंगे भाई कि सुनिए, ऐसे पूछेंगे कि बूढ़ी गंडक नदी बिहार में कितना किलोमीटर, एक एक आदमी का जवाब आना चाहिए कि कितना किलोमीटर, ये पूछेंगे। जी हाँ, इतना कि गंडक नदी बिहार में कौन जिला से प्रवेश करती है, एक एक आदमी का जवाब आना चाहिए कौन जिला से प्रवेश करती है, तब ना पढ़ाई। रोने धुनने वाला पढ़ाई करना हो तो फिर तो